समझेंगे इस डायग्राम में। सबको ये डायग्राम शो हो रहा है? बोलो भाई, सबको डायग्राम शो हो रहा है बेटा? यस सर। कुमोद, डायग्राम शो हो रहा है? यस। ठीक, साहिल? यस सर। ठीक, अब देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सुनते जाना। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या देखना है, जिस चीज को मैं हाईलाइट करता हूं, पॉइंट करता हूं, वही करना है। आप देखेंगे ये 5th to 3rd प्राइम है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया। ये दूसरा स्ट्रैंड है 3rd to 5th प्राइम। तो आपको दोनों स्ट्रैंड मिल गए, बताते जाइएगा मुझे साथ साथ। ठीक है, क्या आपको दोनों स्ट्रैंड दिखाई दे गए? मतलब अगर मैं बिल्कुल इनिशियल कंडीशन बोलूं, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन बोलूं, तो बेटा इस तरीके की सिचुएशन थी, 5th to 3rd, 3rd to 5th, और इनके बीच में ये लाइनिंग जो शो कर रहे हैं वो नाइट्रोजनस बेस के बीचेस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। ओके, अब हमने क्या किया, हेलिकेज एंजाइम का यूज किया। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया भैया, हेलिकेज एंजाइम ने जहां पर ORI की सीक्वेंस होगी, ORI यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, जहां पर भी अवेलेबल है, वहां से उस ORI की पोजीशन से हेलिकेज ने ओपन करना शुरू किया। ये देखिए, आपको ये स्ट्रैंड अलग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये नीचे कुछ नहीं देखना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सुनते जाइए। आपको ये स्ट्रैंड अलग देखिए, सेपरेट दिख रहा है, और ये स्ट्रैंड अलग दिख रहा है। तो कौन सी एंजाइम का यहाँ पर यूज किया गया है, हेलिकेज एंजाइम का यूज किया गया। ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड दोबारा पास आकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना ले, तो हमने इस पर क्या यूज कर लिए हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। वी यूज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। देखिए बॉन्डिंग टूट गई है भैया, ये देखिए दोनों के बीच की बॉन्डिंग टूट गई है। और यहां से अभी इस चीज को मत देखिए, इसको और इसको मत देखो, भूल जाओ, अभी केवल ये दो स्ट्रैंड दिमाग में रखो। तो अभी आपकी यहाँ पर कैसी शेप आई है, वाई शेप आई है। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। और मैंने क्या कहा था कि यदि आप रस्सी को बीच से खोलते और उसके दोनों किनारे बंधे हुए हैं, तो आपका थोड़ा आगे जाकर टेंशन क्रिएट हो जाएगा, एडिशनल कॉइलिंग क्रिएट हो जाएगी। उसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, टोपोआइसोमेरेज का यूज किया है। तो जो मेरे प्रोटीन और एंजाइम इनिशिएशन स्टेप में वर्क करने थे, इनिशिएशन का मतलब जहां पर हम डीएनए को खोलेंगे हमारा काम शुरू होगा, तो वो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। हेलिकेज मैंने बता दिया है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और टोपोआइसोमेरेज आप देखिए। अभी हमने क्या पढ़ा भी, हमारे डीएनए पॉलीमरेज को ऐसे दिखाया गया, ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज का डायग्राम ऐसे दिखाया गया है, इसको समझिएगा। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस दिशा में पड़ता है, 5 to 3rd, मतलब खुद जोड़ने का काम उसकी दिशा क्या है, 5 से 3। तो जिस स्ट्रैंड को वो पढ़ रहा है उसकी दिशा क्या है, 3 से 5। यहां से चला है ना बेटा, तो 3 से 5। तो सबसे पहले 3rd एंड पर क्या आया भैया, प्राइमर। ये देखिए डीएनए के 3rd एंड पर आपने क्या बाइंड किया है, प्राइमर बाइंड किया है। कौन सा प्राइमर है, आरएनए प्राइमर बाइंड किया है। इसका मतलब अब मेरा जो एंजाइम है वो पहले यहाँ पर मौजूद था, अब उस एंजाइम ने यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जो मिलते चले उनको वो बढ़ता हुआ चला, क्योंकि मेरा स्ट्रैंड इसी दिशा में हेलिकेज ऐसे बढ़ता जाएगा, इसको खोलता जाएगा भैया। तो जब मेरे इस स्ट्रैंड के पढ़ने की जो दिशा है, जिसमें जोड़ने का काम डीएनए पॉलीमरेज कर रही है, वो 5 से 3 है, और इसी दिशा में मेरा खुलता जा रहा है एक स्ट्रैंड, तो ये स्ट्रैंड तो लगातार ऐसे चलता चलेगा, ये खुलता चलेगा, इसके अपोजिट खुलता चलेगा। अब दूसरे स्ट्रैंड पर आइए, दूसरे स्ट्रैंड का ये है 5th एंड, तो यहां पर मैंने कहा था आप 3rd एंड मान ले। 3rd एंड पर आपका क्या आकर जुड़ गया भैया, प्राइमर। तो ये कौन सा एंड हो गया, 5th। तो ये एंजाइम के हिसाब से कौन सा चल रहा है, 5th to 3rd, इतना चलेगा, मतलब अभी इतना एक्सपोज हुआ है तो इतना चलेगा। देखिए प्राइमर जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर था, फिर इसने इसको पढ़ना शुरू किया और अब यहाँ तक पहुंच गया है। बोलिए भाई यहां तक इस पहले स्टेप में, पहले डायग्राम में कोई डाउट है, इस डायग्राम के अंदर?
बताइए मुझे, इस डायग्राम में कोई डाउट है? सचिन, साहिल, कुमुद, हाँ सर। तीनों की पोजीशन जो भी चीज है वो क्लियर है? अब देखिए, अब मैं अगले स्टेप पे चलता हूं। देखिए इसी डायग्राम को ध्यान में रखकर अगले स्टेप पर चलते हैं। देखिए पहले अगर मैं बात करूं, हाँ अब थोड़ा सा हम देख पाए, पहले मैं बात करूं तो इतना हिस्सा एक्सपोज है। अब इसी हिस्से को देखिए कि हेलिकेज यहाँ पर है, हेलिकेज आपका यहाँ पर है। अब हेलिकेज कहाँ चला गया? हेलिकेज सर आगे की तरफ बढ़ गया, तो भैया यहाँ से खुल गया। तो पॉइसोमरेज भी साथ साथ है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जितना हिस्सा खुलता जा रहा है उतने को ये वाली जो डायरेक्शन है एंजाइम की, ये देखो बनाती जा रही लगातार। लेकिन इसके लिए अभी इतना एक्सपोज था, अभी इतना एक्सपोज था, फिर इतना एक्सपोज हो गया, तो फिर नया प्राइमर जुड़ा, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने इतना बना दिया। तो इसको तो बना रही है टुकड़े में। तो जिस स्ट्रैंड को टुकड़े में बना रही है, ये टुकड़े क्या कहलाएंगे आपके? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। यहां पर देखिए एक चीज और देखिए, जिस जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड था उसका प्राइमर रिलीज भी कर दिया गया है। ये कौन सा स्टेप आप समझ रहे हो चल रहा है? दिस इज इलोंगेशन, ये इनिशिएशन था भैया, ये इलोंगेशन है। आप दोनों स्ट्रैंड को पढ़ते हुए चल रहे हो, ये देखिए इस तरफ चल रही है। अब ये आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि भाई मेरी एंजाइम जो जोड़ती है उसकी डायरेक्शन 5 से 3 है। तो एक स्ट्रैंड तो मेरे एंजाइम की सीध में ही खुलता चलेगा, और एक थोड़ा थोड़ा खुलेगा। जो थोड़ा थोड़ा खुलेगा उसके छोटे छोटे टुकड़े पढ़कर बनाए जाएंगे, जो कंटिन्यूअस खुल रहा है उसको लगातार पढ़ा जाएगा। यही चीज आप देखिए, देखिए स्ट्रेट लाइन चल रही है। यहाँ पर देखिए दो स्ट्रेट लाइन है, बीच में गैप है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहां से यहां तक पढ़ा, आर एन डीएनए पॉलीमरेज रिलीज, रिलीज हुआ भैया, फिर दोबारा यहाँ पर आकर जुड़ गया, जुड़ गया, फिर चल पड़ा भैया, इतना पढ़ देगा। यहाँ पर आते ही फिर रिलीज हो जाएगा, फिर ये हिस्सा और एक्सपोज हुआ तो इसका यहाँ पर फिर आरएनए प्राइमर, फिर इतना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रैंड जो है वो टुकड़ों में बनाया जाएगा, और एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनाया जाएगा। तो एक बनेगा कंटिन्यूअस और एक बनेगा डिसकंटिन्यूअस। आपको प्रैक्टिस में ये आना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एंजाइम की पोलैरिटी बता दी कि एंजाइम की जोड़ने की दिशा क्या है। आपको ये आना चाहिए कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन यहां से बनेगा। जैसे इस हिसाब से 5 से 3 चल रहा हूं तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 से 5, यहां 5 से 3 चल रहा हूं तो डिसकंटिन्यूअस की 5 से 3। मतलब जो अपोजिट है वो अपोजिट डायरेक्शन में खुलता चलेगा। ये तो भैया इसकी इस तरफ चल रहा है तो ये यहां से खुलता चल रहा है 3 to 5। ये जो सेम डायरेक्शन है कि भाई 5 से 3 ही एंजाइम के जोड़ने की है और 5 से 3 ही ओपनिंग की डायरेक्शन है, भाई 5 से 3 खुल रहा है, तो भैया सीधी सी बात है छोटे छोटे टुकड़ों में खुले। तो ये आपको आना चाहिए। ये देखिए ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। एक नया, ये तो पेरेंटल स्ट्रैंड है भैया, ये नया लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है। देखो कंटिन्यूअस चल रहा है, ध्यान से देखो, अब और आगे तक खुल गया है। ये देखो अब क्या हुआ, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स दो थे, जो आपको दो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यहाँ पर दिख रहे थे, देखिए 1 and 2, इन दोनों ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ दिया गया है डीएनए लाइगेज की सहायता से। तो जोड़े जाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा। देखो अब भी एक नया प्राइमर जुड़ा बन रहा है, इसकी एक ही डीएनए पॉलीमरेज लगातार पढ़ती हुई चलेगी। हेलिकेज देखो इसी तरफ मूव कर रहा है, टोपोआइसोमरेज इस तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि लीडिंग में कंटिन्यूअस, लैगिंग में आपके टुकड़े, बाद में लैगिंग को भी जोड़ा जा रहा है डीएनए लाइगेज की सहायता से। तो ये 3 स्ट्रैंड थे भैया, और डायरेक्शन रेप्लिकेशन की आपको दिखाई गई है। बोलिए, एक बार तो पेपर में मैं बताता हूँ, एक बार पेपर में आपके ऐसे स्ट्रैंड आ गए, ऐसे जो एनसीईआरटी के स्ट्रैंड है, और एक में ऐसे चल रहा था और एक में ऐसे चल रहा था। तो इनकी खाली लेबलिंग पूछ ली कि लेबलिंग कीजिए पोलैरिटी को। तो आपको तो पता होना चाहिए भैया, मेरी एंजाइम तो 5 से 3 दिशा में लगातार जोड़ती है, तो ये 3 से 5,
यहाँ से पकड़ते चलिए ना, यहाँ से ये जोड़ रही है 5 से 3 दिशा में, तो सीधी सी बात है 5 से 3 दिशा में, तो ये 5 से 3। हेलो, हो गया पॉजिटिव, काम खत्म। एक स्टैंड को पकड़ लो भैया, ये 5 से 3 है तो दूसरा 3 से 5 तो होना ही है। एंजाइम की दिशा 5 से 3 है तो ऐसे चल रहा है, ये पोलरिटी बन गई। लेबलिंग का इतना सा कंसेप्ट है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, इसको 1-2 बार बनाकर देखोगे तो आएगा। अब देखो मैं थोड़ी सी रीडिंग करवा देता हूँ, देखिए ध्यान से। 2 सेपरेटेड डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क में। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट वहां पर आता है, ठीक है। जैसे क्या क्या पहुंचे, डीटीटीपी किसके अपोजिट आएगा, अगर डीएनए में ए है तो इसके अपोजिट बनने वाले स्ट्रैंड में क्या आएगा, डीटीटीपी। यहां पर जी है तो क्या आएगा, डीसीटीपी। अब इसके पास भी 3 फॉस्फेट, इसके पास भी 3 फॉस्फेट, इसके 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, इनका बॉन्ड बन जाएगा। अगला जो आएगा, मान लीजिए यहाँ पर सी है तो डीजीटीपी आ जाएगा, तो इसके 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, फिर इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए पहले तो ये बताया किसके अपोजिट क्या आ रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ए के अपोजिट टी है भैया। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण पायरोफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट से अलग हो गए, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनी, पायरोफॉस्फेट भी टूटा, हाइड्रोलाइज हुआ किस एंजाइम की सहायता से, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से। मतलब पहले तो ट्राइफॉस्फेट से आपने मोनोफॉस्फेट रख लिया, 2 फॉस्फेट निकाल दिए, फिर इन्हीं 2 फॉस्फेट को वाटर की सहायता से, इस एंजाइम की सहायता से अलग अलग फॉस्फेट में तोड़ते हुए क्या निकाल ली, एनर्जी। अब देखिए क्या कहता है ये, द एनर्जी इज यूज्ड इन एस्टेब्लिशिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन फ्री न्यूक्लियोटाइड एंड नाइट्रोजनस बेस ऑफ टेम्पलेट। भैया ऊपर ए था, नीचे टी लाकर जोड़ा है, तो यहाँ का जो फॉस्फेट गया वो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मदद करेगा उसकी एनर्जी से। तो पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम 2 फॉस्फेट को जो यहां से ट्राइफॉस्फेट से निकले थे, तो वो एनर्जी निकालेंगे, उस एनर्जी से आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाओगे, जो आने वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका और जो पहले मौजूद है उसका, उन दोनों के बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 2 फॉस्फेट को तोड़कर जो एनर्जी निकलेगी उससे बना पाओगे। और आप कहते थे सर ट्राइफॉस्फेट के लेने की क्या जरूरत है, यूज तो मोनोफॉस्फेट हो रहा है, जुड़ तो मोनोफॉस्फेट रहा है। बेटा मोनोफॉस्फेट को फिर हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है ये डीएनए के एक स्ट्रैंड है जिसे पढ़ रहे हो, ये आप लगातार जोड़ते चले जाओगे, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है वो तो नहीं बन पाएगी ना, फिर दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे अटैच हो पाएंगे। उसके लिए तो आपको ट्राइफॉस्फेट के 2 फॉस्फेट निकाल कर, ये 3 फॉस्फेट है भैया, यहां से तोड़ा, 2 फॉस्फेट अलग आ गए पीपीआई। अब इन दोनों फॉस्फेट को भी अलग अलग कर दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इनके बीच का बॉन्ड था वो तोड़ दिया, जो एनर्जी निकली उससे हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश किया, किसके बीच में, जिस स्ट्रैंड को पढ़ रहे हैं जो टेम्पलेट है वो, और जो नया बना रहे वो, उनके नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। बताइए भाई क्या ये लाइन समझ में आई, कुमुद, सचिन, साहिल, बोलते जाइए भाई। यस सर। यस ये सर। चीज क्लियर है, बताइए मुझे। अगला भाई सीधा सा है, देखो ये क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारे मतलब आरपीएस सीरीज के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको देख लो ध्यान से। कहता है चेन फॉर्मेशन, चेन फॉर्मेशन मतलब भैया आपके पास ये स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड बनाना है। इट रिक्वायर्ड डीएनए पॉलीमरेज 3, मैंने क्या कहा था, प्रोकैरियोट में मेन जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, यूकैरियोट में डेल्टा एप्सिलॉन नॉट और अल्फा भी काम करती है। मैग्नीशियम आयन चाहिए, एटीपी चाहिए, टीपीपी थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए अगर प्रोकैरियोट की बात करें, ये चीजें तो भैया यूकैरियोट में भी चाहिए। हमारा ये कंसेप्ट नहीं है हमें क्या पढ़ना है, नहीं, ध्यान से सुनिए क्या है, इस चीज को पकड़िए, इस पॉइंट को, नहीं तो अपनी पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। आरएनए प्राइमर हटाया जाएगा, गैप को भरा जाएगा, प्रोकैरियोट में ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, मतलब जो 2 ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे उनके बीच में जो गैप है उसको भरना, आरएनए प्राइमर को रिमूव करना, इनका काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। अगली चीज जिपर डुप्लीकेशन क्या है, चेन देखिए तुमने, किसी भी चीज की चेन देखो, चेन को खोलते चलो, तो चेन को खोल लोगे ना तो इस तरीके से ऐसे चलेगा सिस्टम, ऐसे
बंद करते चलोगे तो बंद हो जाएगा, खोलोगे तो ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। चेन खोलते हो तो जहां से खोल रहे हो वहां से ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर बनती चलती है ना, ऐसे। ये देखो वही तो बना है जीपर डुप्लीकेशन। जीपर डुप्लीकेशन का मतलब है कि जैसे चेन का पैटर्न होता है, खोलते जाओगे तो वो इस तरीके से खुलता जाएगा, बंद करते जाओगे तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे दोनों चीज। डीएनए पॉलीमरेज केवल एक ही दिशा में करती है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन। किस स्टैंड पे? थर्ड टू फिफ्थ स्टैंड पे, क्योंकि आपका एडिशन थर्ड एंड पर होगा, क्योंकि प्राइमर थर्ड एंड पर जुड़ा है। क्योंकि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो दो डिफरेंट एंड पर रेप्लिकेशन दो टेम्पलेट में होगी, एक में कंटिन्यूअस होगी। क्या कहता है? वन स्ट्रैंड विद पोलरिटी, एक स्ट्रैंड जिसकी पोलरिटी 3 से 5 है, form its complementary strand continuously because third end of the latter is always open for elongation। तो एक का तो 3 दिशा में खुल रहा था, 3 से 5 चल रही थी तो 3 दिशा में खुलता जा रहा था, तो उसके लिए तो लगातार वो ओपन हो रहा है, तो वो लीडिंग स्ट्रैंड उसमें लगातार बना जाएगा। दूसरे में छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा, स्मॉल स्ट्रेच में, उन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा गया। अब आखिरी में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम डीएनए लाइगेज करती है। ऐसा स्ट्रैंड जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट से बनता है उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो वन स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बना, दूसरा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस बना, इसलिए डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस कहलाई, हमने पीछे कहा है। रेप्लिकेशन दोनों दिशा में चलेगा। मान लो यहाँ पर पूरा स्ट्रैंड है, यहाँ पर ओआरआई, तो यहाँ से ओपन हो रहा है तो इस दिशा में भी चलेगा और इस दिशा में भी चलेगा, बोथ डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलेगा। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। लीडिंग और लेडिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस। लीडिंग कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप, लैगिंग छोटे छोटे सेगमेंट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, डीएनए लाइगेज की जरूरत नहीं है, लाइगेज की जरूरत है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए। डायरेक्शन 5 से 3, डायरेक्शन ग्रोथ की लैगिंग स्ट्रैंड की 3 से 5, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्योंकि किस दिशा में जोड़े जा रहे हैं? 5 से 3। सिंगल आरएनए प्राइमर चाहिए, हर एक फ्रेगमेंट के लिए एक नया आरएनए प्राइमर चाहिए। लीडिंग स्ट्रैंड तेजी से, लैगिंग स्ट्रैंड स्लोअर। इट्स टेम्पलेट ओपन, इस डायरेक्शन में इसका टेम्पलेट खुला, इस डायरेक्शन में। लीडिंग स्ट्रैंड का बनना तुरंत हो जाता है रेप्लिकेशन में। देखो, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड बिगिन इमीडिएटली एट द बिगिनिंग ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जब शुरू हुआ तो लीडिंग स्ट्रैंड बनना तुरंत हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा। तो लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस करो। देखो, यदि कोई रॉन्ग बेस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, गलती से कोई रॉन्ग बेस, भाई ये क्या गड़बड़ का है, 10,000 में कोई एक हो सकता है कि 10,000 जोड़े तो कोई एक गड़बड़ है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस चीज को सेंस करेगी। मतलब प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो इस चीज को महसूस करेगी कुछ गलत जोड़ दिया है, वही जोड़ रही है, मेन एंजाइम यही है, पीछे जाएगी, रॉन्ग बेस को हटाएगी और फिर प्रॉपर जोड़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी। हालांकि डीएनए पॉलीमरेज अनेबल ये अंतर नहीं कर पाती कि यूरेसिल और थायमिन में, तो कई बार वो इन प्लेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल जोड़ देती है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमारे पास दूसरी एंजाइम्स। अब अगली चीज, एक रिपेयर मैकेनिज्म। प्रूफ रीडिंग तो हो गई, ये अपनी गड़बड़ी को ठीक करती आ रही है। मान लीजिए डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण, और एक कट लग गया, निक कहीं से ब्रेक हो गया, तो डीएनए पॉलीमरेज 1, इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। कॉर्नबर्ग ने 2 एंजाइम ढूंढी थी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तो 1956 में ढूंढ ली थी, ये 1969 में से कॉर्नबर्ग एंजाइम कहा गया है, ये रिपेयरिंग की एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज 1 मिसमैच को रिमूव करेगा, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड अगर मौजूद है, और वहां पर करेक्ट रिप्लेसमेंट करेगा और स्ट्रैंड को बांधे रखेगा। तो ये रिपेयरिंग में भी काम आ रही है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो थर्ड और 1 रिपेयरिंग का भी काम कर रही है, प्रूफ रीडिंग का भी काम कर रही है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज किस प्रूफ रिपेयरिंग में मदद कर रही है? जब म्यूटेशन हो गई है यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण, क्या या कोई मिसमैच हो गई और वो एस्केप हो गया, प्रूफ रीडिंग मतलब इससे बच गया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की प्रूफ रीडिंग से कोई गड़बड़ बच गई, तो उसको फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 ठीक करेगी। क्लियर है इतना? बताओ मुझे, क्या इतना क्लियर है? बताओ भाई, क्या इतना क्लियर है सभी? इतना पढ़ना है। सर हाँ बेटा, बोल बोल अरे साहिल। लास्ट टाइम को फिर से बताना, आवाज चली गई थी। डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट के अंदर अगर थर्ड से भी कोई गड़बड़ छूट जाती है
तो उस गड़बड़ को फिर ठीक डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण कोई म्यूटेशन आ जाती है, कहीं पर कट लग जाता है, स्ट्रैंड में टूट जाता है, तो उसको भी रिपेयर डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। क्लियर है साहिल? यस सर। तो मेन रिपेयरिंग एंजाइम प्रोकैरियोट के अंदर कौन हो गई? डीएनए पॉलीमरेज 1 हो गई। इतना आपसे कोई डीप पूछने वाला नहीं है, नहीं डाला हुआ है एनसीईआरटी में। मैंने आपको एक बेसिक बताया कि प्रोकैरियोट में क्या चल रहा है। और थर्ड तो मेन एंजाइम में वो रेप्लिकेशन भी करती है, उसके पास कुछ प्रूफ रीडिंग की भी प्रॉपर्टी होती है। तो 10,000 में एक संभावना है एक गलत बेस जोड़ने की, तो उसको ठीक किया जाएगा। इस तरीके से काम चल रहा है। डन है भाई? डन है यहां तक? कोई डाउट? ठीक है भाई, यही पढ़ो जितना पढ़ाया है। अपने थोड़ी बहुत नोटबुक वगैरह को मेंटेन करो अच्छे से, कल अच्छे से प्रिपेयर होके आओ।